नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं जनता पूछती है। आज जनता उदयनिधि स्टालिन से पूछ रही है। आप भी जानते होंगे वो महान नेता। सोचिए, एक नेता जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन उसको किस तरीके से महिलाओं के लिए बात करनी चाहिए, किसी धर्म पे बात करनी चाहिए, उसको इस बात का बिल्कुल तरीका ही नहीं पता है। आपको बता दें, अभी हाल ही में विजय सीएम बने और आप उनको जानते होंगे, एक्ट्रेस त्रिशा को, जिनका नाम हमेशा विजय के साथ जोड़कर देखा जाता है। चलिए, वो उनकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन उदयनिधि स्टालिन ने उनको लेकर अपनी सारी मर्यादाओं को लांघ दिया है। किस तरीके से घटिया, विवादित, अभद्र टिप्पणी उन्होंने की है, उससे पता चलता है कि उनकी महिलाओं को लेकर थिंकिंग किस तरीके की है। और बात यहां पर एक महिला की नहीं है, बात है कि आप राजनीति में इतने अंधे हो गए हैं कि महिलाओं के प्रति आपकी नफरत, आपकी सोच दिख रही है। जो नेता जनता की आवाज उठाने की जिम्मेदारी लेता है, जिसके कंधे पर पूरा जनता का भार रहता है, वही अगर किसी महिला के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे जिनका मतलब सुनकर शर्म आ जाए, तो सवाल सिर्फ उस बयान का नहीं, सवाल उस सोच का है। आपको बताएं, पूरा मामला डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन का है। इस बार मामला अभिनेत्री त्रिशा को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी का तो है ही, लेकिन इसके पहले भी कई ऐसी टिप्पणी हुई हैं उनकी तरफ से, जो आज हम पूरा आपको विश्लेषण में बताएंगे और सुनाएंगे कि किस तरीके से घटिया बात वो बोल सकते हैं। पहले ये पूरा मामला समझ लीजिए कि अभी हाल में क्या हुआ। तंजावुर में कावेरी जल विवाद को लेकर प्रदर्शन हो रहा था, मंच से राजनीति हो रही थी, भाषण हो रहा था। तभी भीड़ में से किसी ने अभिनेत्री त्रिशा का नाम लेकर नारा लगाया। अब यहीं से कहानी पूरी बदल जाती है। एक नेता के पास मौका था कि वो कहता, भाई मुद्दे पर बात करो, किसी महिला का नाम लेकर नारे मत लगाओ। लेकिन आरोप है कि उदयनिधि ने ऐसा जवाब दिया जिसे लेकर महिला के सम्मान और गरिमा पर सवाल खड़े हो गए और अब पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। जो लोग कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, आज उनको समझ जाना चाहिए कि एक महिला का अपमान उनके लिए कितना भारी पड़ सकता है, कि उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। और विजय को लेकर जिस तरीके से वो टिप्पणी करते हुए नजर आया और उनका नाम लेकर त्रिशा को बदनाम करने की कोशिश की गई, इसकी वजह से उनको जेल भी जाना पड़ा। आपको बता दें, पूछताछ हुई और बाद में स्टेशन पर बेल पर उन्हें रिहा कर दिया गया। अब जरा एक बात सोचिए, हमारे यहाँ एक पुरानी पंक्ति कही जाती है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मतलब जहां महिलाओं का सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है। जिस सभ्यता में मां को देवी कहा जाता है, जिस देश में दुर्गा को शक्ति माना गया, जिस देश में लक्ष्मी को समृद्धि का प्रतीक माना गया, जिस देश में सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा गया, वहां एक नेता अगर मंच से किसी महिला को लेकर इतनी घटिया, आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करे तो सवाल बनता है। और सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि ये कोई सड़क पर खड़ा हुआ रैंडम आदमी नहीं था। ये नेता है जिसे लाखों लोग सुनते हैं, जिनके शब्दों का पॉलिटिकल इम्पैक्ट होता है। तो फिर सवाल सीधा है कि राजनीति में किसी महिला को निशाना बनाने के लिए इतना नीचे जाने की जरूरत आखिरकार क्यों पड़ रही है। और सबसे दिलचस्प बात, उदयनिधि स्टालिन के विवादों की लिस्ट आज से नहीं शुरू हुई है। ये लिस्ट बहुत टाइम से और बहुत बड़ी है। ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है। अगर थोड़ा आपको पीछे ले चले तो साल 2021 में उदयनिधि स्टालिन अपने बयानों को लेकर विवाद में आए थे, जिसको लेकर बड़ा हंगामा हुआ था। तब उन्होंने नेता बीके शशिकला पर हमला बोलते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी को लेकर बेहद अपमानजनक राजनीतिक टिप्पणी की थी और चप्पल पकड़ने जैसी भाषा का इस्तेमाल किया था। अब राजनीति में विरोध करिए, जोर से करिए, कड़ी आलोचना करिए, लेकिन किसी महिला नेता को नीचा दिखाने के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, ये कौन सी पॉलिटिकल मैच्योरिटी है आपकी? यानी
सामने विरोधी पार्टी हो तो आर्ग्यूमेंट खत्म, और फिर शुरू हो जाता है पर्सनल अटैक। और यही बात उदयनिधि स्टालिन को समझ नहीं आ रही। ये पॉलिटिक्स है या मोहल्ले की लड़ाई, आजकल नेता लोग इस बात को भूल गए हैं। और फिर आया साल 2021 का एक और विवाद। उदयनिधि ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए पूर्व केंद्रीय जो मंत्री थी सुषमा स्वराज और अरुण जेटली की मौत को लेकर बेहद गंभीर आरोप उन्होंने लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि दोनों नेताओं पर मोदी के दबाव और कथित टॉर्चर का असर हुआ था। सोचिए, ये नेता हैं, उनको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, उनको कुछ भी नहीं पता है। चुनावी माहौल था, राजनीतिक हमला करना था, लेकिन सवाल यह था कि किसी दिवंगत नेता की मौत को भी राजनीतिक हथियार बना देना कहां तक सही है। और ये लोग भांग के नशे में रहते हैं इस तरीके की बातें बोलने से पहले। त्रिशा को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बोला, आप किसानों का मुद्दा उठाने गए थे, आप पानी का मुद्दा उठाने गए थे, आप दूसरे पानी की बात करने लग गए। यह घटिया सोच, यह घटिया मानसिकता, ये दर्शाती है कि आपका स्तर कितना नीचे गिर चुका है। और आपको बता दें, जब ये पूरा मामला हुआ था, उन्होंने नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली के लिए ये बात बोली थी, तो इस बयान पर चुनाव आयोग ने भी नोटिस जारी किया था। यानी पैटर्न देखिए, कभी महिला नेता पर पर्सनल अटैक, कभी दिवंगत नेताओं की मौत को लेकर बयान, और फिर आता है वो बयान जिसने उदयनिधि स्टालिन को पूरे देश की राजनीति को केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया था, सनातन धर्म वाला बयान। सितंबर 2023 एक कार्यक्रम में उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया जैसे कोरोना जैसी बीमारियों से करते हुए कहा कि इसका सिर्फ विरोध नहीं बल्कि इसे खत्म किया जाना चाहिए। सोचिए, वो सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं, आज वो एक महिला के अपमान के बाद खुद खत्म हो गए और उनको जेल की हवा खानी पड़ गई। इस देश में बहुत इजी तरीका है अपनी राजनीति चमकाने का। महिलाओं के ऊपर टिप्पणी कर दो, सनातन के ऊपर टिप्पणी कर दो, किसी धर्म के ऊपर टिप्पणी कर दो, किसी नेता के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कर दो, किसी के परिवार पर बोल दो, करप्शन कर लो। ये सब बहुत इजी तरीका है और ये इसी सेम पैटर्न पे नेता लोग काम करते हैं। खासकर उदयनिधि स्टालिन का तो ये पूरा ऐसा लग रहा है कि इनको बस यही काम ही मिला है, उल्टी सीधी बातें करने का। अरे भाई, आप किसी विचारधारा से डिसएग्रीमेंट है तो बोलिए, लेकिन आप इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेंगे कि सनातन डेंगू मलेरिया है, पानी की बात आती है तो आप कहीं और उसको पानी से जोड़ देते हैं। तो आपकी ये घटिया मानसिकता बताती है कि आप किस विचारधारा से जुड़े हुए हैं। डिसएग्रीमेंट होना कोई बुरी बात नहीं है और जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाना है, उठाइए। सामाजिक सुधार चाहिए, पूरी ताकत से मांग करिए, लेकिन करोड़ों लोगों की आस्था को बीमारी से कंपेयर करके खत्म करने की बात, ये तो सही नहीं है ना सर। ये सिर्फ पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म नहीं है, ये वो बयान है जिसके बाद देश भर में बड़ा विवाद खड़ा हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उदयनिधि को फटकार लगाते हुए कहा था कि एक मंत्री को अपने बयान के परिणामों का अंदाजा होना चाहिए। लेकिन कहानी फिर यही खत्म नहीं हुई। उनका पैटर्न आप देखिए, मैं बताती जाऊंगी, क्योंकि 2024 में उदयनिधि ने इसी बयान पर माफी मांगने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया है और उनका निशाना सामाजिक भेदभाव, महिलाओं पर कथित दमनकारी प्रथाओं की तरफ था। आप सोचिए किस तरीके से उन्होंने मोल्ड किया। ठीक है, था आपका, अगर आपका निशाना जातिगत भेदभाव पर था तो जातिगत भेदभाव का नाम तो लेकर बात करिए। अगर आपका निशाना सामाजिक असमानता और असमानता के खिलाफ था तो उस पर बोलिए। लेकिन सवाल तो यही है कि बार बार निशाना सनातन धर्म शब्द ही क्यों बनता है। और 2026 में तो कहानी फिर से वापस वही पहुंच गई। तमिलनाडु विधानसभा में उदयनिधि के द्वारा कहा गया लोगों को बांटने वाला सनातन का बयान खत्म किया जाना चाहिए। फिर उन्होंने ये बयान दिया, बाद में फिर उन्होंने सफाई दी कि उनका मतलब धर्म या मंदिर में पूजा से नहीं बल्कि जातिगत भेदभाव से था। इनको भेदभाव की बड़ी चिंता है।
लेकिन भेदभाव खत्म करने के लिए अपने स्टेटमेंट नहीं देखते हैं। अब जरा इस पूरी कहानी को एक साथ रख कर देखते हैं। पहले महिलाओं पर विवादित भाषा, फिर शशिकला पर व्यक्तिगत हमला, फिर सुषमा स्वराज, अरुण जेटली पर उनकी मौत को लेकर गंभीर राजनीति का आरोप, फिर सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया से कंपेयर करना, फिर सालों बाद उसी सनातन वाले मुद्दे को दोबारा उठाना। तो सवाल तो उठेगा, आखिर ये कौन सी पॉलिटिक्स है भाई? आपकी घटिया पॉलिटिक्स कौन सी है कि आप इस तरीके की बात करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल सनातन धर्म से कि इतनी परेशानी आपको क्यों है? नेताओं को इस देश में सनातन धर्म से बड़ी परेशानियां हो रही हैं। बात उदयनिधि स्टालिन की नहीं है, बात कई ऐसे नेताओं की। आप विपक्षी नेताओं में देखेंगे, पप्पू यादव, आप समाजवादी पार्टी के नेता, अभी कई ऐसे बयान, इनकी सोच सनातन और महिलाओं को लेकर इसी तरीके से आती है। अभी कुछ दिन पहले KR रमेश ने कर्नाटक में, जो पूर्व विधायक रहे, उन्होंने बोला था कि when rape is inevitable, lie down and enjoy it। आप सोचिए, ये नेता है, इनके घर में माँ बहन बेटी नहीं है, इस तरीके की बात करने से पहले सोचते नहीं है। तो आप सोचिए कि हमारी देश की जो राजनीति है वो कहाँ जा रही है और उसका असर आम जनता और उनके परिवार पर कितना होगा। आप किसी एक महिला को हैरेस तो कर देते हैं, आपको लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, फिर उस महिला के ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसको टॉन्ट किया जाता है, उसके कमेंट बॉक्स में जाकर गंदी गंदी हरकतें, गंदी गंदी गालियां सुनाई जाती है। तो क्या इस बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए किसी महिला, किसी सनातन धर्म को निशाना बनाना जरूरी है? क्या सामाजिक सुधार का मतलब करोड़ों लोगों की धार्मिक पहचान को कटघरे में खड़ा करना जरूरी है? अगर ऐसा है तो फिर हर धर्म, हर विचारधारा, हर समुदाय में मौजूद बुराइयों को चर्चा का उसी स्केल पर करना चाहिए जो सबके लिए एक जैसा हो, वरना यह सुधार नहीं, सिलेक्टिव पॉलिटिक्स लगेगी। अगर आप किसी नेता, किसी पर्टिकुलर महिला, किसी पर्टिकुलर धर्म, किसी पर्टिकुलर पार्टी, किसी पर्टिकुलर फैमिली पे आप इस तरीके की बात बोलेंगे तो सिलेक्टिव पॉलिटिक्स दिखाई देती है। और यही से सवाल डीएमके की आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स पर भी आता है। कहा जाता है कि द्रविड़ राजनीति का इतिहास रहा है कि उसे ब्राह्मणवाद, जाति व्यवस्था और धार्मिक वर्चस्व के खिलाफ आवाज उठाई है। ठीक है, विचारधारा अपनी जगह है, लेकिन आज सवाल यह है कि 2026 में चुनावी राजनीति और पब्लिक डिस्कोर्स को बार बार धर्म के खिलाफ टकराव से क्यों ले जाना? क्योंकि अब जनता पूछने लगी है, भाई सड़क चाहिए या सनातन धर्म पर डिबेट, पानी चाहिए या धर्म पर बयान, रोजगार चाहिए या मंदिर मस्जिद पर पॉलिटिकल पंचलाइन। और आप इनकी आयरनी देखिए कि जब कोई नेता कहता है कि हम समाज में इक्वालिटी चाहते हैं तो जनता पूछती है कि बिल्कुल चाहिए, लेकिन इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की आस्था का मजाक बनाएंगे, आप किसी महिला का मजाक बनाएंगे और जब आपके ऊपर बात आ जाएगी तो आप उसको ईगो पर लेकर और घटिया बयान देंगे। किसी महिला का अपमान ना हो, किसी दिवंगत व्यक्ति की मौत के बाद उसे चुनावी एम्यूनेशन की तरह ना बनाया जाए, किसी विरोधी विचारधारा को हराने के लिए पर्सनल अटैक की जरूरत ना पड़े। अब वापस तिरशा के मामले पर अगर आए तो देखें, क्योंकि ये ही सबसे जरूरी हिस्सा है कि एक महिला का नाम भीड़ में लिया गया। एक नेता के पास दो रास्ते थे, पहला कहते हैं कि महिलाओं को लेकर ऐसी नारेबाजी बंद करो, दूसरा उस माहौल में ऐसा जवाब देना चाहिए जिससे महिलाओं की गरिमा पर सवाल खड़ा हो जाए। उन्होंने क्या कहा, उसका अंतिम कानूनी निष्कर्ष अदालत और जांच तय तो करेगी, लेकिन पॉलिटिकल मोरालिटी का सवाल अदालत के फैसले का इंतजार नहीं करता है। एक नेता जिसको खुद पता होना चाहिए कि कौन सी भाषा का इस्तेमाल करना सही है, कौन सी भाषा का इस्तेमाल करना गलत है, क्योंकि नेता माइक्रोफोन पर नहीं सिर्फ अपनी बात नहीं बोलता है, वो हजारों लोगों को लैंग्वेज को भी दिखाता है। और अगर ऊपर से ऐसी ही लैंग्वेज का स्टैंडर्ड गिर जाए तो नीचे क्या बचेगा? फिर वही लोग कहते हैं, अरे भाई मजाक था। मजाक, ऐसे घटिया मजाक पर जिस दिन महिलाओं ने आपको जवाब देना शुरू कर दिया तो आपको समझ में आएगा कि महिला की डिग्निटी पर कोई जोक आप नहीं कर सकते हैं। और अगर कोई सवाल करे तो फ्री स्पीच भी आपको नहीं मिलेगी। भाई फ्री स्पीच का भी ये मतलब थोड़ी ना है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर किसी की गरिमा को कुचल दो, फिर बोल दो कि मैं तो मजाक कर रहा था।
फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है, खासकर तब जब जनता के आप प्रतिनिधि हो, आप किसी पार्टी के नेता हो। और उदयनिधि के मामले में तो ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि हर कंट्रोवर्सी के बाद एक्सप्लेनेशन आता है, पहले बयान आता है, फिर विवाद आता है, फिर क्लैरिफिकेशन आता है, फिर कहा जाता है कि मेरी बात का मतलब कुछ और था, उसको किसी और तरीके से पोर्ट्रे किया गया। तो राजनीति में वोकैबुलरी की कमी थोड़ी है। इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद, इतने बड़े नेता होने के बाद, इतनी पॉलिटिकल मशीनरी के बाद फिर भी आप इस तरीके की कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं जनता के बीच में बने रहने के लिए। लेकिन अब जनता को भी समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ एक आइसोलेटेड स्टेटमेंट नहीं है। कम से कम उसके सार्वजनिक बयानों को देखें, कंट्रोवर्सीज को देखें, तो उसको आपको सेम पैटर्न मिलेगा। और आप क्या सोचते हैं कि तृषा को लेकर जिस तरीके से इन्होंने बयान दिया, वो बयान में दोहरा भी नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती। मुझे पर्सनली देखूं तो मुझे शर्म आ रही है ऐसे घटिया बयान को दोहराते हुए और उसको कंपेयर करते हुए, उसको बताते हुए। लेकिन वो जो था बहुत ही गलत था। उनको वो पानी के मुद्दे पर गए थे और उन्होंने उस चीज़ को किसी और पानी की तरफ मोड़ने की कोशिश की और मजाक बनाने की कोशिश की, इसलिए उनको जेल की हवा भी खानी पड़ी। आप क्या कुछ कहते हैं इस पूरे बयान को लेकर, उनकी भाषा को लेकर, उनकी मर्यादा को लेकर, सनातन धर्म की टिप्पणी को लेकर? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा न्यूज़ पे 80 पे। धन्यवाद।